हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द क्रिएटर्स पे। मैं सनी कुमार अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो चैप्टर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं लोग, इससे पहले हमने जिस चैप्टर को पढ़ा था क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, भूगोल का 1 का ग अर्थात वन और वन्य प्राणी संसाधन, यह उसका दूसरा वीडियो है। इस चैप्टर में हम लोग को 2 वीडियो में पढ़ना था, 2 टॉपिक में पढ़ना था। इससे आधा पार्ट को हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं लोग, और बाकी बचे आधे टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग आज का टॉपिक जो बच गया था उससे आगे। कल तक हमने पढ़ा था कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरा रहता है। फिर हमने वन के प्रकार पढ़े थे, फिर हमने वन का विस्तार पढ़ा था। जैसे हमने देखा था कि कहाँ कितने वन हैं, कितने वन भारत में होने चाहिए थे। फिर हमने घनत्व के आधार पर वनों को बांटा था 5 भागों में। फिर हमने प्रशासकीय आधार पर वनों को बांटा था 3 भागों में। फिर अंत में हमने यह भी पढ़ा था कि भारत में 742 प्रकार की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 22,531 प्रकार की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। फिर हमने कल रेड डाटा बुक भी पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ रहे हैं लोग। देखिए लिखा हुआ है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नांकित क्षेत्र स्थापित किए हैं। वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यानी पेड़ पौधों और जानवरों को बचाने के लिए भारत सरकार ने 3 प्रकार के क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिसमें से एक को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, दूसरे का नाम बिहार क्षेत्र या अभयारण्य है, जबकि तीसरे का नाम जैवमंडल है। तो यानी कि यह भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कितने क्षेत्र स्थापित किए हैं खुद से। तो भारत सरकार ने 3 क्षेत्र बनाए हैं। एक का नाम है राष्ट्रीय उद्यान, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान। यह जो पटना का चिड़ियाघर है उसे संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो वह हमारा एक हो गया। दूसरा बिहार क्षेत्र या अभयारण्य, जैसे वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य, तो यह इसका एग्जाम्पल हो गया। जैवमंडल, जैवमंडल जैसे नीलगिरी जैवमंडल। वैसे तो जैवमंडल का मतलब आपको थोड़ी देर बाद हम विस्तार से बताते हैं, पर राष्ट्रीय उद्यान पर आते हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल भारत में 85 है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या आएंगे, तो क्वेश्चन आपको बस 2 ही याद करना है कि राष्ट्रीय उद्यान की संख्या भारत में कितनी है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भारत में 85 है। अगर यह पूछा जाए कि संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो वो बिहार के पटना ज़िले में स्थित है। यही 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बिहार क्षेत्र या अभयारण्य, तो बिहार क्षेत्र या अभयारण्य की संख्या 448 है। जैसे वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। और जैवमंडल, जैवमंडल क्या है, तो जैवमंडल वह क्षेत्र होता है जहां प्राथमिकता के आधार पर वन्य जीव को संरक्षित करने का काम किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि वैसे जीव जिसकी संख्या कम हो रही है, और जैसे कि मान लीजिए कि 10 को ऐसे जीव को ढूंढा गया जिसकी संख्या कम होने लगी है अचानक, उनमें से 10 में से किसी 1 या किसी 2 को चुना जाएगा जिसकी संख्या एकदम तेज़ी से घट रही है और सबसे पहले उसे सुरक्षित करने की ज़रूरत है। तो उसको लेकर जैवमंडल में संरक्षित किया जाता है और उसकी संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो जैवमंडल वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर वन्य जीवों को संरक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जाता है। जैवमंडल की संख्या कुल 14 है। हमेशा आप याद रखेंगे कि भारत में कुल कितने जैवमंडल हैं, तो जैवमंडलों की संख्या 14 है, जिसमें से 4 की गणना विश्व स्तर पर की जाती है। भारत का प्रथम जैवमंडल नीलगिरी है जो 5520 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। कहने का मतलब यह है कि यदि पूछा जाए कि जैवमंडल की संख्या कितनी है, जैसे हमने याद किया कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है, वन्य जीव या अभयारण्य 448 है, उसी तरह जैवमंडल की संख्या कितनी है, तो जैवमंडल की संख्या 14 है। और इस 14 जैवमंडल में से 4 की गणना विश्व स्तर पर की जाती है। आगे है कि भारत का प्रथम जैवमंडल कौन है, यह भी आपको याद करना जरूरी है। तो भारत का प्रथम जैवमंडल नीलगिरी है जो 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 14 और 4 का मतलब यह है जैसे कि विश्व स्तर पर जिसको गिनती किया जाए वो 4 हैं, नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन जैवमंडल। 4 कौन कौन है, तो नीलगिरी जैवमंडल, नंदा देवी जैवमंडल, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। ये 4 जैवमंडल है जिसकी गणना विश्व स्तर पर की जाती है। अगले टॉपिक पर आते हैं लोग, बाघ परियोजना क्या है। देखिए नामे से आपको दिख रहा होगा कि यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जाता है।
तो इसके अंतर्गत बाघों को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। कहा जाता है कि 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी और उसी समय सेव द टाइगर कैंपेन भी और तेज़ी से चलाया जाने लगा। तब जाकर वर्तमान में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और लगभग 2226 यानी 2226 बाघ हो चुके हैं। हमारे देश में कुल 27 बाघ रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व, जैसे वाल्मीकि नगर में भी टाइगर रिजर्व है। तो हमारे देश में कुल 27 बाघ रिजर्व है जो 37,761 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। तो बाघ परियोजना से हमको क्या याद करना है? सबसे पहला, बाघ परियोजना है क्या? तो एक ऐसी परियोजना जिसमें बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जाता है, उस परियोजना को कहते हैं बाघ परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में। याद करने में दिक्कत हो तो याद कर लेंगे कि चिपको आंदोलन के 1 साल बाद। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में। इसके तहत बाघों को सुरक्षित किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2226। और कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो हमारे देश में कुल 27 टाइगर रिजर्व है जहां बाघों को सुरक्षित किया जाता है, जो 37,761 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। अब आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। देखिए, इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है। वन्य जीवों को संरक्षित करने का कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया भी था। क्या किया जाता है कि बहुत सारे वन्य जीव हैं जिसको उनके प्राकृतिक आवास, देखिए प्राकृतिक आवास और कृत्रिम आवास, बस आपको यही दो शब्द समझ में। प्राकृतिक आवास का मतलब हो गया वैसा आवास जो स्वतः प्रकृति द्वारा बना हो, और कृत्रिम आवास का मतलब होता है वह आवास जो मानव ने अपने सुरक्षा के लिए या फिर मानव ने उस चीज़ के लिए बनाया है ताकि किसी दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। कहने का मतलब यह है कि जो घर स्वतः बना हो वो प्राकृतिक आवास, और जो घर मानव ने बनाया हो वो कृत्रिम आवास। और यह घर मनुष्य से संबंधित नहीं है, यह जीव से संबंधित है। अर्थात लिखा है इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है। यही दोनों टॉपिक आपको समझना है, इन सीटू और एक्स सीटू। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का कार्यक्रम इन सीटू कहलाता है, जबकि वन्य जीव को उस कृत्रिम आवास में संरक्षित करने का कार्यक्रम एक्स सीटू कहलाता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है। तो जब भी वन्य जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करेंगे, यानी कि स्वतः, जैसे कि हमको बाघ को सुरक्षित करना है और बाघों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना है, तो हम बाघ को उस गुफा में ले आकर संरक्षित कर रहे हैं जो प्रकृति द्वारा बना है, तो उसका प्राकृतिक आवास कहलाएगा, तो वो हो जाएगा इन सीटू। और यदि हम बाघ को खुद के द्वारा बनाए गए किसी गुफा में लेकर संरक्षित कर रहे हैं तो वो कहलाएगा एक्स सीटू। तो वन्य जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने की प्रक्रिया इन सीटू और उसके कृत्रिम आवास में संरक्षित करने की प्रक्रिया एक्स सीटू कहलाती है। दोनों में अंतर बस यही है, एक तरफ प्राकृतिक आवास है, एक तरफ कृत्रिम आवास है। अब देखिए, अब याद करने का तरीका यह है कि एक्स, जब भी आपके सामने एक्स शब्द आए तो एक्स को वैसे आप याद कर लेंगे इसके बाहरी शब्द है, थोड़ा सा अजीब वर्ड लगेगा। बाहरी मतलब अजीब है, अजीब का मतलब यह सामान्य से भिन्न है। तो सामान्य घर कैसे होंगे? तो प्राकृतिक होंगे। भिन्न घर कैसे होंगे? जिसे मानव ने बनाया है। तो वन्य जीवों को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने की प्रक्रिया इन सीटू और उसके कृत्रिम आवास में संरक्षित करने की प्रक्रिया एक्स सीटू कहलाती है। देखिए, कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव है। कहा जाता है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ लगभग 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसका मतलब यह है जैसे कि आम, लीची, बरगद, पीपल, नीम, 5 हम नाम लिए, आम, लीची, बरगद, पीपल, नीम, 5 प्रकार के हो गए। उसी तरह भारत में कितने प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में लगभग 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। 89,000 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। 89,000 प्रकार के जीव जंतु का मतलब कि जैसे कि बाघ, मोर, घड़ियाल 3 हुआ, तो हमारे यहाँ लगभग 89,000 प्रकार के जीव जंतु, 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे, जबकि 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते, जैसे गेंदा, कमल, चमेली, बेली, गुलाब, 5 प्रकार के हो गए। तो इसी तरह करके 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। तो एक सर्वेक्षण के अनुसार 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे, 89,000 प्रकार के जीव जंतु और 15,000 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट,
अब आते हैं लोग, एक थोड़े से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और यह थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बार बार इससे ऑब्जेक्टिव आता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पर है, उसके बाद इससे क्वेश्चन पर आते हैं लोग। कह रहा है कि टैक्सोल कैंसर के बीमारी के इलाज की दवा है। देखिए, एक बीमारी है जिसे कैंसर के नाम से जाना जाता है और लगभग यह भी कहा जाता है कि यह काफ़ी खतरनाक बीमारी और लाइलाज है, कि इसका इलाज नहीं होता है। लेकिन किन्हीं मामलों में इसका इलाज हो सकता है जब उसका पता फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पर पता चल जाए। तो कैंसर के बीमारी के उपचार की दवा कौन सी है? तो वो टैक्सोल है। टैक्सोल के बारे में देखिए क्या है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। भारत के हिमालय क्षेत्र के दो राज्य, एक हिमाचल प्रदेश और एक अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में एक वृक्ष पाया जाता है, सदाबहार वृक्ष। सदाबहार का वृक्ष मतलब सालों भर जिसकी पत्तियां हरी भरी हों, कभी भी वृक्ष पत्ती से खाली न हो। तो वैसा वृक्ष जिसके सालों भर पत्तियां हरी भरी हो वो सदाबहार वृक्ष कहलाता है। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, जिसकी टहनी, छाल, जड़, पत्ते से टैक्सोल नामक एक रसायन निकलता है और यही टैक्सोल नामक रसायन कैंसर के उपचार की दवा है। अब इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे लघु तरीके का एक सवाल है कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का योगदान बताइए या वनों का महत्व बताइए। तो कहेंगे कि कैंसर रोग के उपचार में वनों का विशेष महत्व है। जैसे कि तरीका क्या बताएंगे, यहीं शुरू करेंगे। दो राज्य याद कर लिए हमने ऑब्जेक्टिव में, कहाँ मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। वृक्ष का नाम क्या है? चीड़। जो कैसा वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष। रसायन कौन सा मिलता है? टैक्सोल। तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, जिसकी पत्ती, टहनी, छाल या जड़ से टैक्सोल नामक रसायन मिलता है और यह जो टैक्सोल नामक रसायन है वो कैंसर के उपचार की विशेष दवा है। तो याद हो गया आपको? लघु तरीके में इतना ही लिखेंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। देखिए, अब ये तो हो गया कैंसर के उपचार की दवा। कभी कभी यह भी लघु तरीके में पूछा जाता है और ये तो खैर बहुत आसान ही है कि वन और वन्य जीव के संरक्षण में रीति रिवाज का योगदान बताइए। देखिए, भारतीय रीति रिवाज यहीं से ही लिखा रहेगा या रीति रिवाज लिखा रहेगा। दो टॉपिक है, कह रहा है वन के संरक्षण और वन्य जीव के संरक्षण में, यानी जानवरों के संरक्षण में और पेड़ पौधों के संरक्षण में रीति रिवाज का क्या योगदान है। देखिए, सबसे पहले आते हैं लोग वन पर। पीपल, नीम और बरगद ऐसे पौधे हैं जिसे हिंदू रीति रिवाज या फिर भारतीय रीति रिवाज के अनुसार काटना अपराध माना जाता है। अर्थात यदि आप उसे काटते हैं तो आप पाप के भोगी होंगे। इसीलिए पीपल, नीम और बरगद को भारतीय रीति रिवाज के अनुसार कभी भी काटा नहीं जाता और विशेषकर हिंदू समुदाय के द्वारा काटा नहीं जाएगा। अर्थात उसे काटने से अपराध होगा, पाप लगेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि उस पेड़ को लोग संरक्षित करेंगे, काटने से डरेंगे। अर्थात कोई भी व्यक्ति उसे काटने से पहले बार बार सोचेगा। फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो पीपल, नीम और बरगद का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये तीन ऐसे पौधे हैं जो चौबीसों घंटा प्रकृति में ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ से अब दिख रहा है कि ये पेड़ पौधे प्रकृति के लिए ज़रूरी है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं जिसे लोग काटने से डरते हैं या फिर नहीं काटना चाहते हैं। तो ये क्या है? तो इससे वन का संरक्षण हो रहा है। अर्थात रीति रिवाजों के अनुसार इन्हें काटना अपराध है, तो काटेंगे नहीं, तो इसका क्या होगा? संरक्षण होगा। तो ये वनों का संरक्षण हो गया। वन्य जीव, देखिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जितने भी देवी देवता हैं उनका संबंध किसी न किसी पशु पक्षी से अवश्य है। अर्थात लोग पशु पक्षी को मारने, शिकार करने से पहले भी इस बात का ध्यान रखता है कि उनका संबंध किसी न किसी देवी देवता से है, तो शायद यह उसके लिए अपराध का कार्य न सिद्ध हो जाए। इसीलिए वन्य जीव का भी संरक्षण हो रहा है। तो इसी को हम दोहराते हैं, वन और वन्य जीव के संरक्षण में रीति रिवाज का योगदान बताइए। तो वन और वन्य जीव के संरक्षण में रीति रिवाज का विशेष योगदान है। कुछ ऐसे पौधे जैसे पीपल, नीम और बरगद, इन्हें हिंदू रीति रिवाज के अनुसार काटना अपराध माना जाता है तथा इनका संरक्षण हो रहा है। और जितने भी देवी देवता हैं उनका संबंध किसी न किसी पशु पक्षी से है, इसलिए वन्य जीव का भी संरक्षण हो रहा है। यह भी लघुत्तरीय हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं लोग। वन और वन्य जीव की संख्या में कमी क्यों हो रही है, इसके कारण बताएं। क्वेश्चन आता है, दो अलग लगाएंगे कि वनों की संख्या में कमी के कारण बताइए, या वनों की संख्या में ह्रास क्यों हो रहा है, या फिर वन्य जीव की संख्या में ह्रास क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं लोग वन पर। वनों की संख्या में ह्रास क्यों हो रहा है, इसका पहला कारण है
कि गृह निर्माण कार्य करने के कारण पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, मतलब शहर फैल रहा है, गांव को शहर में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि घर बनाने के लिए लोग को ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन तो बढ़ेगा नहीं, तो लोग आसपास के जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, उससे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, वनों की संख्या में कमी आ रही है, यानी गृह निर्माण करने के कारण वन कम हो रहे हैं। दूसरा, कृषि कार्य करने हेतु भी जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है, इसलिए वनों की संख्या में कमी आ रही है, यानी खेती करने के लिए लोगों के पास ज़मीन जो हो रहा है, लोग जंगल काट दे रहा है, उससे वन संख्या में कमी आ रही है। तीसरा, सड़कों के चौड़ीकरण के कारण भी पेड़ पौधों की संख्या अर्थात वनों की संख्या में कमी आ रही है। रोड के किनारे जितने भी पौधे लगाए जाते हैं, अगर रोड का चौड़ीकरण हो रहा है तो साइड साइड दोनों किनारे के गाछों को लगातार काटते चला जाया जा रहा है। इस कारण से वन कम हो रहे हैं, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, और प्रदूषण के कारण वन कम हो रहे हैं, पर्यावरणीय समस्या के कारण वन कम हो रहे हैं। तो ये 2-3 टॉपिक है, आप आसानी से लिख सकते हैं लोग। वन्य जीव की संख्या में कमी कारण बताइए। तो वन्य जीव की संख्या में पहला कारण तो यही होगा, चूँकि वनों की संख्या में कमी हो रही है, इसीलिए वन्य जीव की संख्या में कमी हो रही है, क्योंकि अगर वन ही नहीं रहेंगे तो वन में रहने वाले जीव कहाँ रहेंगे। 2 नंबर कहेंगे कुछ ऐसे भी लोग हैं, अभागे ही कहेंगे, कुछ ऐसे ही लोग हैं जो शिकार के शौक़ को पूरा करने के कारण भी वन्य जीव की हत्या कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फिल्म एक्टर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे जो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जीव जंतुओं की हत्या कर देते थे, इसलिए वन्य जीव की संख्या में कमी होती चली जा रही है। और तीसरा है, कहेंगे कि भारत सरकार वन्य जीव के संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर सही से ध्यान देती तो शायद वन्य जीव की संख्या में कमी नहीं आती। तो वन्य जीव को संरक्षित करेंगे तब ना उसकी संख्या में कमी, उसको देखने वाला कौन है, उस जानवर को कोई नहीं है। तो वन और वन्य जीव की संख्या में कमी के यह 3 कारण। नेक्स्ट आगे कि आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है और वह कनिष्क के राज में वैद्य थे। पहला क्वेश्चन, आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो आयुर्वेदिक दवाई होती हैं और जिसका आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है इस कोरोना वायरस के टाइम में, तो जो आयुर्वेदिक दवाई होती हैं जेनेरिक, जो अन्य जेनेरिक दवाइयों से भिन्न होती हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों की छाल से, पत्ती से, टहनी से, जड़ से, नीम, तुलसी, ऐसे करके बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे दवाई बनती हैं। तो आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, और चरक राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे, कनिष्क के राजवैद्य थे। यहाँ लिखा हुआ है कि आयुर्वेद के जनक कौन है, तो चरक है। और चरक किसके दरबार में रहते थे, तो देखिए कनिष्क जो राजा थे ना, उनके ये राजवैद्य थे और इन्होंने ही आयुर्वेद का आविष्कार किया था। तो कनिष्क का संबंध किस देश से है, तो कनिष्क भारत के राजा थे। तो आयुर्वेद के जनक चरक हैं, चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। और कनिष्क का संबंध किस देश से है, तो भारत से, या चरक का संबंध किस देश से है, तो भारत से। अगले पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत मादक पदार्थ और शराब इत्यादि पर रोक लगाया जाता है। देखिए, अनुच्छेद के बारे में तो आपको पहले से पढ़ाए हैं हम लोग सिविक्स में। तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 47, इसी के तहत मादक पदार्थ का मतलब नशीली वस्तुएं, गांजा, चरस, तंबाकू, शिखर, सिगरेट, इन सभी वस्तुओं पर और शराब पर, विशेष रूप से हम शराब को ही याद करा रहे हैं यहाँ पर, इत्यादि पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए, यह जो है यह नीति निर्देशक तत्व में, भारतीय संविधान के भाग 4 में एक नीति निर्देशक तत्व है जो कहता है कि उसमें जितने भी पॉइंट हैं आप उसको लागू कर सकते हैं अपने राज्य में, लेकिन वो राज्य की इच्छा पर है कि राज्य उसे लागू करता है या नहीं कर सकता है। जैसे बिहार में शराबबंदी है लेकिन उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, तो नीति निर्देशक तत्व में जितने भी कानून हैं उन कानूनों को लागू करना अनिवार्य नहीं रहता है, लेकिन कुछ राज्य उसको अनिवार्य रूप से लागू कर लेते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत शराब, मादक पदार्थ पर रोक लगाई जा सकती है, तो वो अनुच्छेद है 47। ऐसे आपको बस इतना ही याद करना है कि शराब पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है, तो 47 पर। नेक्स्ट, जीवों की हत्या या गौ हत्या, इस पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो इस पर रोक लगाने वाला अनुच्छेद है 48। यानी 47 के तहत शराब पर रोक लगाई जाती है, जबकि 48 के तहत जीवों की हत्या या गौ हत्या पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन यह कंपलसरी नहीं है, राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकते हैं, चाहे तो लागू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था।
देखिए, जानवरों के संरक्षण का जो कानून है वो 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। तो जब भी पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो वो 1972 में, और यह वह समय है जब भारत में चिपको आंदोलन चल रहा था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। उसी समय भारत में चिपको आंदोलन चल रहे थे। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9th में पढ़ना है, इसको 10th में पढ़ना है। और इसी से संबंधित हम लोगों को चिपको आंदोलन इसी चैप्टर में पढ़ना भी था, लेकिन वो आपको पहले से हम पढ़ा चुके हैं, इसीलिए उसको रहने देते हैं। वैसे एक बार रिपीट कर देते हैं कि चिपको आंदोलन हमने पढ़ा था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले में हुई थी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन के तहत जब भी ठेकेदार वृक्षों को काटने आते थे तो स्थानीय आदिवासी पेड़ से जाकर चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अब आते हैं हम लोग बुक्स ऑब्जेक्टिव पर। देखिए, बुक्स ऑब्जेक्टिव काफ़ी मज़ेदार है और इसको पूरा आपको याद करना ही पड़ेगा। पहला है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत पर वन थे? तो अभी पढ़े थे हमने 19.27% पर वन था। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2005 में कितने प्रतिशत पर वन थे? तो 20.60। तो 2001 में 19.27, 2005 में 20.60, 2011 में 21%। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 7.1, यानी कि 7% पर वन है। 4 नंबर, पूर्वोत्तर राज्य, भारत के पूर्वी इलाकों के राज्य, पूर्वी दिशा के राज्य, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों की बात हो रही है। तो पूर्वोत्तर राज्य के जो 188 आदिवासी जिले हैं, उसमें देश के कुल वन का 60.11% क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है। यानी भारत में जितना वन है उसका 60.11% वन भारत के पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं हम। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, पहले ही हमने पढ़ा था। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन। नेक्स्ट, 1951 से 1980 तक लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गए। भारत में 1951 से लेकर 1980 तक 26,200 किलोमीटर वन क्षेत्र जो था उसे जंगलों को साफ करके उसे कृषि भूमि में, यानी कि खेती करने की भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है। 8 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बार बार पूछा भी जाता है कि संविधान की किस धारा का संबंध वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से है? धारा 21 का। एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात गैर सरकारी संस्था की वार्षिक रिपोर्ट है वन के बारे में, और वह कहती है कि 1948 में पूरे विश्व में लगभग 4 अरब हेक्टेयर पर वन थे। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुए थे। देखिए, आपको याद होगा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे लोग कि संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी। उसी से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था उसका नाम था अफ्रीकी कन्वेंशन, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए। वह कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? देखिए, घड़ियाल जो कि मगरमच्छ की प्रजाति का एक जीव है जो भारत में ही पाया जाता है और विश्व के किसी भी देश में नहीं। यह भी क्वेश्चन पिछला साल ही, मतलब कि इसी साल 2020 में पूछा गया था और 2021 में पूछने की भी संभावना बन जाती है इसकी बार बार। तो वह कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो मगरमच्छ की प्रजाति का एक जीव है जो घड़ियाल है, वह केवल भारत में ही पाया जाता है। दोनों में अंतर क्या है? तो मगर दोनों के फेस जो होता है, मुंह, उसमें अंतर होता है। एक का मुंह बहुत चौड़ा होता है और एक का मुंह एकदम पतला सुई की तरह निकला होता है, बहुत लंबा होता है। नेट पर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वह कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो वह घड़ियाल है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर या मयूर या पर्यायसाल, यानी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? तो मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में, और जगह पूछी तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? कैंसर में। और चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। किस राजा से है? कनिष्क। किस चीज़ से है? आयुर्वेद के जनक से। यहीं पर हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको यह चैप्टर काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कठिनाई के लिए आप हमें मैसेज या कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं लोग अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।